वेलकम बैक अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। आज हम लोग जानने वाले हैं नेग्लिजेंस के बारे में। इसी एक वीडियो में यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसी वीडियो में हम पूरी नेग्लिजेंस को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हम 2 प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में जनरल डिफेंसेस को कवर कर चुके हैं एंड सेकेंड कैपेसिटी टू स्यू अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, उसको हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नेग्लिजेंस क्या होता है। सो फर्स्ट नेग्लिजेंस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई एक रेशनेबल जज पर्सन, जो कि रेशनली जज करने के लायक हो, उस पर्सन के द्वारा प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन के साथ जब कोई काम किया जाता है, तो कोई भी जो रीजनेबल जज करने लायक पर्सन हो, जो रेशनली जज कर सकता हो, वो पर्सन जब कोई भी काम करता है तो वो प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन के साथ करता है। लेकिन जब कोई पर्सन कोई भी काम प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन के साथ नहीं किया है और उसके इस नेग्लिजेंस के कारण, जो कि ये प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन नहीं रखा है, उसके कारण अगर किसी अदर पर्सन को किसी प्रकार की हार्म होती है, तो ये पर्सन कहा जाएगा कि ये नेग्लिजेंस किया गया है, इस पर्सन के द्वारा नेग्लिजेंस किया गया है। यही है नेग्लिजेंस। यू विल रीड दिस डिफिनीशंस। इसी को हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। इसेंशियल्स को हम बाद में कवर करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि नेग्लिजेंस का ये डिफिनीशन आया कहाँ से। तो ये जो नेग्लिजेंस का डिफिनीशन है, ये दिया गया था जैक्यूब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नेग्लिजेंस जो है ये है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा जब किसी पर्सन के एक्ट या ओमिशन से, हम पहले भी बता चुके हैं एक्ट क्या होती है और ओमिशन क्या होती है। एक्ट एंड ओमिशन, एक्ट वह होता है कि व्हाट टू डू, हमको क्या करना है, एंड ओमिशन होता है कि व्हाट वी अवॉइड टू डू, यानी कि हमको क्या चीज़ करने से बचना चाहिए। वो ओमिशन हुआ और एक्ट हुआ हमको क्या करना है। तो अगर कोई भी किसी भी पर्सन के द्वारा कोई एक्ट या ओमिशन किया गया है और अगर उससे किसी के ड्यूटी का ब्रीच होता है और उस ड्यूटी के ब्रीच होने से किसी अदर पर्सन को जब हार्म होती है, तब हम कहते हैं कि नेग्लिजेंस परफॉर्म हुआ और वो पर्सन नेग्लिजेंस के अंदर तब स्यू होता है। अब हम जानते हैं कि नेग्लिजेंस आखिर पढ़ रहे हैं। नेग्लिजेंस आया कहाँ से। सो द वर्ड नेग्लिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड नेग्लिजेंसिया। नेग्लिजेंस एक लैटिन वर्ड नेग्लिजेंसिया से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है डिसरिगार्ड। किसी का जब हम डिसरिगार्ड करते हैं तब कहा जाता है कि नेग्लिजेंस हुआ है। अंडर नेग्लिजेंस वी स्टडी 2 स्कूल ऑफ थॉट। नेग्लिजेंस के अंदर हम 2 स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ते हैं। जो पहला है इसमें नेग्लिजेंस एज ए स्टेट ऑफ माइंड एंड सेकेंड इज नेग्लिजेंस एज ए टाइप ऑफ कंडक्ट। इसी दोनों स्कूल को हम पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि नेग्लिजेंस एज ए स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। सो नेग्लिजेंस एज ए स्टेट ऑफ माइंड का प्रोपाउंडेशन किसने किया था। इसको 3 ऑथर प्रोपाउंड किए थे। फर्स्ट ऑस्टिन, देन सालमंड, देन विल्फिंड। ये सभी मिलकर के नेग्लिजेंस एज ए स्टेट ऑफ माइंड को प्रोपाउंड किए थे और इन्होंने कहा था कि नेग्लिजेंस जो है ये अकेला कोई किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं है। हम ये नहीं, किसी को हम नेग्लिजेंस के अंदर स्यू नहीं कर सकते हैं। नेग्लिजेंस अकेला कोई ऑफेंस है ही नहीं। नेग्लिजेंस कब होगा ऑफेंस, जब नेग्लिजेंस के साथ अदर एक्ट या रोंग, यही रोंग जो है इसी को ओमिशन कहा जाता है। नेग्लिजेंस के साथ जब कोई एक्ट या रोंग ऐड होगा तभी ये टॉर्ट बनेगा और तभी हम स्यू कर सकते हैं। नेग्लिजेंस अकेला किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, नेग्लिजेंस के कारण कोई काम किया गया है, कोई एक्ट किया गया है और उससे किसी पर्सन को हार्म हुआ, तब जाके ये ऑफेंस बना। अगर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस हुआ, नेग्लिजेंटली कोई एक्ट या ओमिशन किया गया लेकिन उससे किसी प्रकार पर्सन को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, तो वो टॉर्ट के अंदर नहीं आएगा और वो किसी प्रकार से डैमेज देने के लिए लायबल नहीं होगा। इस स्कूल में यही बोला गया था। लेकिन इसी के जो अपोजिट, जस्ट अपोजिट है नेग्लिजेंस एज ए कंडक्ट। इसमें बोला गया कि नेग्लिजेंस जो है वो अकेला भी एक्ट
एक प्रकार का ऑफेंस है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि नेग्लिजेंस के साथ कोई और एक्ट या ओमिशन होगा तभी ये ऑफेंस बनेगा। नेग्लिजेंस इज अलोन एन एक्ट। नेग्लिजेंस जो है ये एक अलोन, नेग्लिजेंस खुद ही एक ऑफेंस है। यहाँ पे हम लिखें एक्ट और रॉन्ग बाय मिस्टेकली लिखा गया, यहाँ पे होना चाहिए नेग्लिजेंस एज एन ऑफेंस। नेग्लिजेंस अलोन एज ऑफेंस। नेग्लिजेंस अकेला भी एक प्रकार का ऑफेंस है। अब हम केस लॉज देखते हैं। डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। इस केस लॉज में होता क्या है, इसको पहले हम ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे एक ए नाम का पर्सन होता है, इसका एक फ्रेंड होता है बी नाम का, और यहाँ पे एक रिटेलर है जो कि वाइन का रिटेल करता है। ये ए नाम का पर्सन इसके पास जाता है, इसके यहाँ से एक बियर का, जिंजर बियर का एक बोतल लेता है, और वो जिंजर बियर का सील्ड बोतल वो होता है, सील्ड बोतल। जब वो जिंजर बियर का सील्ड बोतल लेकर के जाता है, और ये खुद कंज्यूम ए नहीं करता है, ये ए इस रिटेलर से जिंजर बियर का बोतल लिया, ए लेकर के वो बोतल यो बी को सप्लाई किया, बी को वो ड्रिंक करने के लिए दिया। बी जो कि इसी का ए का फ्रेंड था, ये इस बियर को कंज्यूम करता है, पूरा बोतल कंज्यूम कर गया, बट द लिटल अमाउंट जब वो बचा, जब हाफ 1 ग्लास बचा, और जब उसको वो ग्लास में पोर्ड किया तो वो देखता है कि इसमें एक स्नेल का जो है इसमें एक टुकड़ा पाया गया था। स्नेल का जो छोटा सा पीस था उससे उसे ये देखा, और तब जाकर के इसको बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग होने लगा, और ये जो बी जो है यह एक प्रकार का इंजरी सफ़र किया, इसको किसी प्रकार का हार्म हुआ, एक प्रकार का सिकनेस इसको महसूस हुई। तब जाकर के ये बी जो कि कंज्यूम किया है, ये जाकर रिटेलर को स्यू करता है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट हमको कैसे दे दिया। तो यहाँ रिटेलर ये डिफेंस लेता है कि हमने तो आपको दिया ही नहीं, हमने तो ए को बेचा था, ए को मैंने सेल किया जिंजर बियर का बोतल, तो आप हमको क्यों स्यू करेंगे। तो इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि इंग्लैंड का कोर्ट है, हाउस ऑफ लॉर्ड, इसके जज साहब ने यहाँ पे बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि बी कंज्यूम किया है, बी को उससे हार्म हुआ है, यह कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ए और आर जो कि रिटेलर है उसके बीच हुआ था, क्योंकि खरीद बिक्री का काम तो इसने किया था। लेकिन यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड ने बोला कि नहीं, चूँकि बी कंज्यूम किया है और बोतल सील्ड बोतल था, इसलिए जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो भी लायबल होगा, एंड रिटेलर जो कि ये ऐसा प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो भी लायबल होगा। और इसी में ये प्रिंसिपल अराइज हुआ था कि स्ट्रेंजर कैन स्यू टू द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि स्ट्रेंजर जो है, थर्ड पर्सन जो है, वो भी जो दो पर्सन के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको स्यू कर सकता है। यही था इस केस में। You can read about this, and this is the decision, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसको लायबल ठहराया था। और इसी केस से एक प्रिंसिपल आया था, प्रिंसिपल ऑफ नेबरनेस। प्रिंसिपल ऑफ नेबरनेस क्या था? प्रिंसिपल ऑफ नेबरनेस वही था कि स्ट्रेंजर जो है वो भी स्यू कर सकता है टू द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर लॉ ऑफ टॉट, क्योंकि इसने ए जो है ये ख़रीदा था जिंजर बियर का बोतल, एक्स कंज्यूम किया, आर जो है ये ए को बेचा था, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच बना? आर एंड ए के बीच। लेकिन यहाँ पे कंज्यूम एक्स किया है, इसलिए एक्स तो स्ट्रेंजर है, लेकिन स्ट्रेंजर भी इसको स्यू कर सकता है अंडर लॉ ऑफ टॉट। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नेबरनेस, यही प्रिंसिपल ऑफ नेबरनेस हुआ। अब हम आते हैं इसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस, जिसको कि हम ऊपर स्किप किए थे क्योंकि हम इसको 2 बार लिख चुके थे, तो यहीं पे इसको डिस्कस करना ठीक था। सो देयर आर 3 इसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस। फर्स्ट इज द डिफेंडेंट और ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ।
यानी कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए। सेकेंड, ब्रीच ऑफ द सेड ड्यूटी, यानी कि जो ड्यूटी है उसका ब्रीच हुआ हो। एंड लास्ट एंड थर्ड इज डैमेज एज कंसेक्वेंस, यानी कि जो ड्यूटी का ब्रीच किया गया हो उससे डैमेज होना चाहिए। अब हम देखते हैं ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ क्या होता है। सो इट मीन्स लीगल ड्यूटी। ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब लीगल ड्यूटी होता है, रेदर देन ए मियर मोरल, रिलीजियस और सोशल। इसमें ये मोरल ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी, सोशल ड्यूटी ये नहीं आएगा। इसमें आएगा एक प्रकार का लीगल ड्यूटी जो कि हमको लॉ के द्वारा दिया गया है कि ये आपका ड्यूटी है, इसको आपको परफॉर्म करना है। सो इसमें लीगल ड्यूटी आएगा। द प्लेंटिफ हैज़ टू इस्टेब्लिश दैट द डिफेंडेंट ओड टू हिम ए स्पेसिफिक लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ विच ही हैज़ मेड अ ब्रीच। और जो डिफेंडेंट है उसके द्वारा उस ड्यूटी का ब्रीच हुआ होना चाहिए। जो ड्यूटी उसको, ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ उसको रखना चाहिए था, उसको उसने नहीं रखा। अब इसमें एक केस है बोरहिल वर्सेस यंग, 1942 का केस है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक वुमेन होती है, यहाँ से रोड है, रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया था। ठीक, जब एक्सीडेंट हुआ तो एक पर्सन की यहाँ पे डेथ हो गई थी। और जब ये डेथ हो गई तो बहुत सारा ब्लड यहाँ से बह रही थी। और ये वुमेन जो थी ये प्रेग्नेंट थी। इसके सामने ये एक्सीडेंट नहीं होता है, वुमेन के सामने एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जब वुमेन यहाँ से पास करती है तो देखती है कि यहाँ भीड़ लगी है, तो ये जानती है कि एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, तो ये भी चली जाती है इसको देखने के लिए। और जैसे ही इतना सारा ब्लड निकला हुआ ये देखती है, वुमेन को शॉक लगता है और इसका मिसकैरेज हो जाता है, चाइल्ड मिसकैरेज कर जाता है। तब ये स्यू करती है कि ऐसा हुआ है, इसके कारण हमको हार्म हुआ है, तो हमको कंपनसेशन चाहिए। अब इस केस में क्या होता है देखते हैं, फैक्ट क्या था। ए प्रेग्नेंट लेडी पासिंग आउट फ्रॉम ए रोड सी सोज एन एक्सीडेंट, उसने एक एक्सीडेंट देखा ऑन द रोड बिफोर फ्यू टाइम। एक्सीडेंट जो है इसके जाने से पहले हो चुकी थी। सी गोज टू सी द एक्सीडेंट एंड फॉर सीइंग मोटर एक्सीडेंट एंड ब्लड ऑन द रोड। ये जब जाती है एक्सीडेंट देखने के लिए तो क्या देखती है, मोटर एक्सीडेंट हुआ था और ब्लड देखती है रोड पे। सी शॉक्ड एंड चाइल्ड मिसकैरेज, वो शॉक्ड करती है और उसका चाइल्ड मिसकैरेज हो जाता है। सी फाइल्ड सूट अगेंस्ट द एक्सीडेंट फॉर डैमेज, ये सूट फाइल करती है कि हमको अब डैमेज चाहिए। अब इसमें डिसीजन क्या आया कोर्ट के द्वारा, कोर्ट हेल्ड एट देयर फॉर नो एक्सीडेंट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ वुमेन, चूँकि वुमेन के सामने वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हैंस द डिफेंडेंट नॉट लायबल एंड नो एनी कंपनसेशन अवॉर्डेड, इसमें डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया और किसी प्रकार का कंपनसेशन उसको नहीं दिया गया। अब आते हैं दूसरा जो कि था ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या होता है, सो ब्रीच ऑफ ड्यूटी मीन्स नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यू केयर व्हिच इज रिक्वायर्ड इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन, जो कि डिफेंडेंट को ड्यूटी ऑफ केयर रखना चाहिए टू द प्लेंटिफ, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। एक रेशनली जज पीपल जो कोई भी काम करता है तो प्रॉपर वो ड्यू टू केयर एंड प्रिकॉशन के साथ करता है। तो अगर उस प्रकार का केयर एंड प्रिकॉशन नहीं रखा गया, उसको ब्रीच किया गया हो, तो वही कहलाता है ब्रीच ऑफ द सेड ड्यूटी। अब इसमें एक केस है ब्लिथ वर्सेस बर्मिंघम वाटर वर्क्स कंपनी। अब इस केस में क्या हुआ था, एक वाटर सप्लायर होता है, ये वाटर सप्लाई करता है पूरे शहर में वाटर सप्लाई करता है। अब किसी दिन ऐसा हुआ कि कहीं से पाइप जो वाटर सप्लाई कर रहा था ये कहीं से जो है डैमेज हो गया था, इसमें लीकेज हो गया इसमें। और ये लीकेज क्यों हुआ था, क्योंकि आज से पहले कभी इतनी ठंड नहीं हुई थी जितनी ठंड इस समय पड़ रही थी। ये पिछले 10 से 20 वर्षों में ऐसी ठंड कभी हुई ही नहीं।
और चूँकि ज़्यादा ठंड हुई तो जो इसमें पानी था वो पानी पूरे जम गई थी, बर्फ़ बन चुकी थी। और चूँकि बर्फ़ जब बनती है तो वो पाइप को स्ट्रेच करती है, तो जैसे ही पाइप को स्ट्रेचेबल फील हुआ तो पाइप जो है यहाँ से डैमेज हो गया, यहाँ से वाटर लीक होने लगा। और जब लीक हुआ, चूँकि उस समय तो बर्फ़ बनी हुई थी तो लीकेज नहीं हुई, पता नहीं चला। अब यहाँ तो पूरी ड्यूटी बनती थी वाटर सप्लायर की कि हम पूरे केयर रखें कहाँ से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन इसने वैसी नहीं रखी क्योंकि वाटर लीकेज हो रही थी वो पता ही नहीं चला। अब होता क्या है, जब थोड़ी सी गर्मी आती है तो यहाँ से वाटर लीकेज होकर के यहाँ की पूरी एरिया में फैल जाती है, और जब ये वाटर फैल जाती है तो यहाँ पर फ्लड का सिचुएशन आ जाता है। और इसके लिए इसको सीव किया जाता है कि अब हमको डैमेज चाहिए, यहाँ के पर्सन के द्वारा सीव किया गया था। अब देखते हैं इसमें क्या था। फैक्ट: ए वाटर सप्लायर कंपनी टेकन प्रॉपर केयर एंड रीजनेबल प्रिकॉशन एंड सप्लाई वाटर इन वेरियस एरियाज। क्योंकि ये पहले प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन रख रहा था और वेरियस एरियाज में वाटर सप्लाई कर रहा था फ्रॉम वेरियस डेज, बट वन डे ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोल्ड, एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोल्ड हुआ, एंड द पाइप ब्रोकन एंड वाटर फ्लडेड, पाइप ब्रोक किया और वाटर से पूरी फ्लड की सिचुएशन आ गई इन द ब्रोकन एरिया। अब इसमें डिसीजन क्या हुआ? कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल, कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया था, बिकॉज दे टेक प्रिकॉशंस एज द रीजनेबल मैन, द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोल्ड, क्योंकि इसने पूरी प्रिकॉशन रखी थी जो कि एक रीजनेबल पर्सन रखता, जो कि रेशनली जज करने लायक पर्सन होता वो रखता, ये भी उस प्रकार का पूरी प्रिकॉशन रखा था। और क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोल्ड हुआ था, जैसा अभी तक पहले कभी नहीं हुआ था, उतना ज़्यादा कोल्ड हुआ था, जिसके कारण ये वाटर पाइप लीकेज हुआ और फ्लड की सिचुएशन आ गई। तो इसके लिए कोर्ट ने इसको नहीं लायबल ठहराया, क्योंकि हम इससे पहले भी जो डिफेंस जनरल डिफेंस में पढ़े थे उसमें एक्ट ऑफ गॉड पढ़े थे कि कभी ऐसा कोई चीज़ हो। इससे पहले हम जो पढ़े थे एक्ट ऑफ गॉड, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसा जब एक्टिविटी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी होता है, इससे पहले वैसा एक्टिविटी कभी नहीं हुई हो और वो एक्टिविटी पूरी तरह से नेचर के द्वारा हुआ हो, उसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो अगर उस तरह से किसी प्रकार का हार्म हो रहा है तो उसमें डिफेंडेंट ये डिफेंस ले सकता है कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, और उसको ये डिफेंस मिल जाएगा। सेम यही सिचुएशन हुआ इस केस में, इसको एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस मिला और ये नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं ठहराया गया। अब हमारा लास्ट एक जो इसेंशियल्स है वो है कंसेक्वेंशियल डैमेज। अब ये तो हम पढ़ लिए कि ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ होना चाहिए, ब्रीच ऑफ द सेड ड्यूटी होना चाहिए, उस ड्यूटी का ब्रीच हुआ होना चाहिए। अब उस ड्यूटी का अगर ब्रीच भी हो जाता है लेकिन उससे अगर डैमेज नहीं होता है तो वो नेग्लिजेंस में लायबल नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या क्या है, कंसेक्वेंशियल डैमेजेज भी होना चाहिए, यानी कि उस जो नेग्लिजेंस हुआ है उसके कारण जो ड्यूटी का ब्रीच हुआ है उसके कारण किसी अदर पर्सन को हार्म होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट द डिफेंडेंट्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी मस्ट कॉज डैमेज टू द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट के द्वारा जो भी एक्ट या ओमिशन किया गया है उसके कारण प्लेंटिफ को डैमेज होना चाहिए, तभी वो नेग्लिजेंस में आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक नेग्लिजेंस, इसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस, और कुछ केस लॉज भी हम डिस्कस किए हैं। So that's all about in that topic about my mind. So thank you for listening. Thank you very much.